आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा जो अपनी पिछली बारी जो सीरीज चली हुई थी साइंस की, उसमें जंतु बीमारियों के बारे में अपना टॉपिक चला हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे। आज हम अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे भाई, और अपने नए टॉपिक भी कवर करते हुए चलेंगे भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना भाई। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते अपनी साइंस की क्लास आज। और सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, जो सामान्य गेंगा है ना, किसके अभाव में होता है भाई? ये किसके अभाव में होता है, ये तो सभी को पता ही होगा, ये होता है आयोडीन की कमी से। और है ना, इसके डिटेल में क्या है, जो दुनिया भर में ना गोइटर का सबसे आम कारण आहार में क्या है, आयोडीन की कमी होना भाई। और संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना, जहाँ आयोडीन युक्त नमक का उपयोग आम है, और थायराइड हार्मोन्स के अधिक या अंडर प्रोडक्शन के कारण या ग्रंथि में खुद को कम करने के लिए गंडमाला अधिक बार हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना। इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी इन्होंने खोज की थी भाई। और इसे डिटेल में देख लेते हैं। जो पेनिसिलिन का ना पहला नाम मॉडल ये माल्ट का रस था भाई, और स्कॉटिश जीवाणु विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ना गलती से 1928 में एंटीबायोटिक की खोज की थी। गलती क्या, अब सही में ही हो गया भाई, क्योंकि एंटीबायोटिक हर बीमारी में कामगर है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से एक डिमेंशिया का लक्षण है भाई। डिमेंशिया क्या है? ये है समृद्धि में आनी भाई, यानी सोचने की उसमें कमी हो जाना। ये है किससे? मस्तिष्क से संबंधित है ये रोग। और जो मस्तिष्क के ना किसी रोग क्षति कारण से याद रहने की क्षमता में कमी आ जाना भाई, या वो भूल जाता है। एक बार फर्स्ट में तो याद रहता, बाद में वो भूल जाता कि मैं कहाँ गया था। इस तरह से ये डिमेंशिया का लक्षण है भाई। और इसमें मुख्यतः ना दो प्रकार का स्मृति लोप होता है भाई, एक एंट्रोग्रेड अमेनेशिया और रेट्रोग्रेड अमेनेशिया भाई, ये दो प्रकार का स्मृति लोप होता है इसमें। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से ना एक गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है भाई। ये किसका है? ये गैर संक्रामक है जो रोग, ये है कैंसर। और ये ना माधव निदान आयुर्वेदिक चिकित्सा रोग निदान ग्रंथ किताबों में ना कैंसर का कर्क रोग नाम से जाना जाता है भाई। और कैंसर इम्यूनिटी खत्म या कमजोर होने के कारण पनपता है, और शरीर की रोग प्रतिरोध ना जो अक्षमता हो वो कम हो जाती है भाई। और अंग्रेजी दवाओं का ज़्यादा सेवन करने से भी ऐसा देखने को मिलता है भाई। और आप सभी को पता होगा अपने एचएससी के ग्रुप डी में भाई 10 से 15 नंबर तक की साइंस आएगी भाई, क्योंकि साइंस की क्लास पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है भाई। साथ के साथ में अपने इंडिया जीके और हरियाणा जीके और वर्ल्ड जीके तो अपनी चलती रहेगी भाई ये सीरीज़ तो। और साथ में अपनी जो शनिवार को इंडिया की और संडे को अपनी हरियाणा करंट अफेयर का हमने क्लास डाल दी भाई, क्योंकि हम शनिवार और संडे को डेली करंट अफेयर करते हैं सुबह सुबह। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो उनको भी जरूर देखना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, वार्षिक और किसकी कमी की वजह से होता है भाई? किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोटीन की वजह से। और इसके डिटेल में क्या है, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन है ना, जिसका निर्माण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में यौन नारंभ पर निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं भाई? कौन से होते हैं ये? प्रोस्टेट ग्रंथि की क्षीणता हो जाती है, आवाज़ का भारीपन भी होता है, मांसपेशियों और हड्डियों का विकास भी होता है, चेहरे कांख पेट छाती आदि पर बालों की वृद्धि हो जाती है भाई। और पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टिरोन। और महिलाओं में एस्ट्रोजन। इस क्वेश्चन के क्या डिटेल में है भाई, जो प्रोटेस्ट है ना ग्रंथि केवल पुरुषों में ही होती है तथा इसका आधार अखरोट के बराबर होता है। और प्रोटेस्ट एक दूध या तरल पदार्थ बनता है जो वीर्य का अंश होता है, और जो शुक्राणुओं के लिए भोजन का काम करता है भाई। और यह मूत्राशय की ग्रीव के नीचे मूत्राशय के नीचे इर्द गिर्द मौजूद रहता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, प्रसव अवधि की शुरुआत के समय को क्या कहा जाता है भाई? ये क्या कहा जाता है? ये प्रथम रज्जो दर्शन कहा जाता है। और इसके डिटेल में क्या कुछ है अभी देख लेते हैं भाई। जो महिलाओं के ना मानसिक धर्म की पूरी तरह बंद हो जाना या रज्जो निवृत्ति या मनोपाज कहलाता है भाई। इसको और भी क्या बोलते हैं? मनोपाज। और मनोपाज में महिलाओं में ना माँ बनने की अक्षमता ना समाप्त हो जाती है, और शरीर की ये अवस्था उसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत सारे बदलाव लाती है भाई। ये आमतौर पर ये 45 से 50 एज में ये देखा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोनिन और स्मोकिंग की वजह से व्यक्ति में ऑक्सीजन स्तर घटता है, क्योंकि धूम्रपान का सेवन क्या होता है भाई, जो रक्त में ना कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाना भाई। और इसके डिटेल में क्या है भाई देख लेते हैं।
जो सिगरेट के है ना धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम करती है और इसमें है ना शरीर के सभी अंगों का नुकसान होता है। और सिगरेट का धुआं जब अंदर लेने के बाद बाहर छोड़ते हैं या उसी प्रोसेस फिर से होती है और नुकसान डबल हो जाता है भाई। इसलिए अच्छी चीज़ों का सेवन करो भाई। अगला क्वेश्चन अपना, शहर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस प्रक्रिया से मिट्टी वाले गंदे पानी को शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं भाई? ये किसकी वजह से बनाते हैं? ये क्लोरीन की वजह से बनाते हैं भाई। क्लोरीन की पाउडर भी आता है और गोलियाँ भी आती हैं। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई? और पानी साफ करने के लिए ना क्लोरिनेशन बहुत पुरानी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में ना पानी शुद्ध होने के साथ उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आ चुके बदलाव के बावजूद इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है भाई। और पानी को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने के लिए नगर पालिका, अस्पताल, रेलवे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है भाई। किसका? क्लोरीन का। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव में कब्ज कम करता है भाई? कौन सा है? ये है रेशे भाई। और इसके क्या कुछ है डिटेल में देख लेते हैं भाई। जो अघुलनशील है ना रेशे पाचन में मदद करते हैं और कब्ज कम करने में सहायक है भाई। और वह अच्छे कोलेस्ट्रॉल का अनुपात बढ़ाते हैं और उच्च रेशे वाले आहार में वजन नियंत्रित करते हैं। एक 11 साल के लड़के में टाइफाइड का निदान किया जाता है और उसके अनुसार न लड़के में इस रोग का कारण क्या होगा भाई? क्या होगा? यह अवस्था खाने का उपयोग भाई, अस्वस्थ खाने का उपयोग से ये टाइफाइड हो जाएगा भाई। और इसके डिटेल में क्या हो देख लेते हैं अभी। जो है ना आपके बच्चे को पानी पीने या टाइफाइड बैक्टीरिया से दूषित भोजन खाने से टाइफाइड बुखार हो जाता है। और यह तब हो सकता है जब भोजन या जो पानी पीने का टाइफाइड बुखार वाले किसी व्यक्ति द्वारा या बैक्टीरिया का वाहक होता है भाई, ये तभी टाइफाइड होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, जो निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर की कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव है भाई? ये क्या होता है? कीमोथेरेपी है ना जो ये किसको दी जाती है? जिसको कैंसर हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है कि बाल झड़ने लगते हैं भाई। और इसमें क्या कुछ है भाई डिटेल में। जो कैंसर है ना, कीमोथेरेपी हमारे शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारने की प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया में ना बालों की जड़ों पर हमला होता है भाई। और दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए अधिक हो जाने से भी बाल टूट सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई, एड्स पैदा करता है? क्या करता है भाई? ये किससे पैदा होता है? ये होता है भाई विषाणु या वायरस की वजह से। और इसमें क्या कुछ है भाई, और ये बहुत ही भयंकर बीमारी है भाई। और इसमें देखते हैं अभी डिटेल में। जो एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम्स यानी एड्स, मानो है ना इम्यूनिटी वायरस यानी HIV के कारण होने वाला एक है ना पुरानी संभावित जीवन समापन वाली स्थिति है भाई ये। और अगला क्वेश्चन अपना ए यानी NH1N2 विषाणु पैदा करता है भाई। क्या करता है भाई? श्लेष्मी ज्वर करता है ये। और इसमें क्या कुछ है भाई, ये अच्छे से देख लेना। ये H1N2, H3N1 और H3N2 इनके बारे में भाई अक्सर है ना पूछा जाता है। ये किस तरह से क्या होता है? ये H1N2 और H3N1 और इसमें H3N2 के रूप में ना अन्य स्ट्रीट सूअरों में मौजूद रहते हैं। इसके लोगों में ना स्वाइन फ्लू होना सामान्य नहीं है भाई। और मानवीय संक्रमण कभी कभी होते हैं और मुख्यतः ना संक्रमित सूअरों के निकट संपर्क में आने के बाद ये हो जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, मानव शरीर में कौन से भाग में कंकर बन जाते हैं भाई? किस में बनते हैं ये? यानी कि जो पथरी की बात हो रही है भाई, ये होते हैं पित्ताशय में। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में। जो पित्ताशय की ना थैली में ना कंकर जो पित्ताशय की थैली में बन सकते हैं उसमें शामिल है भाई सबसे आम प्रकार का पित्त पथरी, जिसे कैस्ट्रोल पित्त पथरी भी कहा जाता है। और यह अक्सर है ना पीले रंग का दिखाई देता है। और यह पित्त पथरी ना मुख्य रूप से अनिर्धारित क्रिस्टल से बने होते हैं भाई। और लेकिन उसके अन्य घटक भी हो सकते हैं। और जो जिसको पथरी हो जाती है उसको बीज वाली यानी फल फ्रूट और सब्जियां खाने से मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भाप तापोपचार यानी पीड़ित उपचार एवं नियंत्रण की एक खालिस्तान पत्ती है भाई। तापोपचार पीड़ित उपचार में इसमें क्या है भाई, ये गैर रासायनिक है। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो भाप है या सांस लेना सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला घरेलू उपचारों में से एक है, ताकि ना नाक मार्ग को ना खोल दिया जाए और ठंड या साइनस संक्रमण के लक्षणों से राहत मिल सके। और जिसे स्टीम थेरेपी भी कहा जाता है। स्टीम से जैसे भाप निकलती है सभी को पता ही होगा। इसमें जलवाष्प की सांस लेना शामिल है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, अग्नाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा भाई? कौन सा है? ये है पेप्सिन। और कई बार ये भी पूछा जाता है प्रोटीन आगे जाके इसमें रूपांतरित हो जाता है पेप्टाइड में। और इसके डिटेल में क्या दिया हुआ है भाई, मानव पाचन में ना भोजन में प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज जैसे एंजाइम द्वारा छोटे पेप्टाइड श्रृंखलाओं में टूट जाते श्रृंखलाओं में। और विभिन्न एंजाइमों जैसे
अमीनोपेप्टेज द्वारा अमीनो एसिड में बदल जाते हैं भाई। ये था अपने जंतुओं में जो बीमारियां हैं किस तरह से क्या होता है, ये तो अपना टॉपिक कवर हो गया है। और आज पढ़ेंगे भाई जैविक वर्गीकरण के बारे में भी। और इसमें क्या दिया, वही पहला क्वेश्चन, लीनियस से जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है भाई, इसमें बांटा गया 2 भागों में। और हम सभी क्वेश्चनों करते हुए चलेंगे भाई जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं, इसलिए भैया अच्छे से अपना ध्यान लगा के याद करते हुए चलना और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना भाई, ठीक है। मैं भी कर सकता हूँ भाई, बहुत सारे है ना, मैंने भी देखे हैं बहुत आसान क्वेश्चन लेके आते हैं कि बच्चे उनको देखते भी हैं कि हाँ ये भी आता मेरे को, साइंस की पक्की हो गई। लेकिन भाई जो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो आप है ना कहीं पर भी गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अपनी क्लास को ना अच्छे से भाई याद करते हुए चलना और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना भाई। और इसके डिटेल में क्या है, जो लिनियस ने ना जीवधारियों को 2 भागों में बांटा, पादप और किसमें, जंतु में भाई। और पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने ना वर्गीकरण की शुरुआत की थी भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना, जो वर्गीकरण की ना सबसे उच्च इकाई क्या है भाई, ये क्या है, ये है जगत यानी किंगडम्स बोलते हैं जिसको। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है, जो जगत है ना जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के जीवों के वर्गीकरण की एक उच्च श्रेणी होती है भाई। और आधुनिक जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में यह श्रेणी संघों से ऊपर आती है, यानी एक जगत में ना बहुत से संघ होते हैं और बहुत से संघों को एक जीव वैज्ञानिक जगत के संगठित किया जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लाइकेन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, देख लो। लाइकेन क्या है, एल्गी या फंगी भाई, एल्गी या फंगी है। और इसमें क्या कुछ है भाई, जो लाइकेन है ना, थैलोफाइटा एक प्रकार की वनस्पति भाई। आगे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है, ये है थैलोफाइटा, जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। और इसके कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव नहीं है भाई। सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है भाई, जो जीवाणु भी है, ये शिष्ट भी है, अमीबा भी, कौन सा नहीं है, मशरूम। और इसलिए क्या कुछ अभी देख लेते हैं भाई इसके डिटेल में। जो मशरूम है ना, एक प्रकार का कवक है जो बरसात के दिनों में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में अनायास ही दिखने लग जाता है भाई, ठीक है। ये है कवक यानी फंगस है ये, ठीक है, मशरूम। और इसमें आगे क्या है, जिसमें खुम्ब या मशरूम भी कहते हैं। और ये एक मृतोपजीवी जीव है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन और समय संश्लेषित नहीं कर पाता है भाई। और आगे था ए ऑप्शन में अपना जीवाणु था। जीवाणु है ना एक कोशिकीय जीव है भाई, ये भी पूछा जा सकता है, जीवाणु कैसा जीव है, एक कोशिकीय है। और सी ऑप्शन में था अमीबा। अमीबा है ना जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है और जो इस वंश के सदस्यों को भी प्राय अमीबा कहा जाता है। और आगे क्या था भाई, बी ऑप्शन में, ये था खमीर। इसमें बारे में देख लेते हैं। जो खमीर एक कवक है भाई, और यह शर्करायुक्त कार्बनिक पदार्थों में भूतायत से पाया जाना विशेष प्रकार का कवक है भाई। अब अपना टॉपिक आया भाई, ये जो कि छोटा सा ही टॉपिक था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। तो ये देख लो भाई, ये है पादप समूह भाई। इसमें देख लेते हैं अभी क्या कुछ है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ना पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं भाई, कौन सी गैस छोड़ते हैं भाई, इसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि उस टाइम है ना बच्चे क्या लगा के आते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन छोड़ते कौन सी है, ऑक्सीजन, और लेते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड भाई। और इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ है, जो प्रकाश संश्लेषण हुआ की प्रक्रिया है भाई। और जिसमें ना पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं भाई। इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं भाई, कौन सा प्रकाश, इसमें क्या पूछ लिया, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक नहीं भाई, क्या नहीं है, ऑक्सीजन। और इसमें क्या किस तरह से बताया हुआ है भी देख लेते हैं भाई। जो हरे पौधे हैं ना, अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं भाई, ये सभी पता है। और इसके लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती भाई, ऑक्सीजन की तो कोई यानी कि जरूरत ही नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। क्लोरोफिल से ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है भाई। ये है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो पादप वाला है इसको ना अच्छे से, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर। ये है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या कुछ बताया हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण है ना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा है ना हरे पौधे यानी सूर्य के प्रकाश से सूर्य का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वो भोजन में बदल देते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, जो म्यूकर या फफूंद में पोषण क्या है भाई, इसमें क्या है, ये है मृतजीवी। फफूंद हमने पहले भी पढ़ा था क्वेश्चनों में, ये कौन सा है, मृतजीवी, और जिसे फफूंदी भी कहा जाता है। और यह है ना बहुत ही सामान्य सैम्प्रोफिटिक कवक है जो कि
अक्षयकारी कार्बनिक पदार्थों पर प्रचुर मात्रा में बंध रहा है भाई, और विशेष रूप से ना कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर में समृद्ध है भाई ये। और म्यूकर के ना नरम सफ़ेद पैच अक्सर सड़ी हुई रोटी, सब्जी और गोबर पर ये पाए जाते हैं भाई। क्या है? फफूंद। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पानी के परिवहन के साथ जुड़ा हुआ भाई? कौन सा है? ये है जाइलम, और खाने के लिए फ्लोएम। अभी देखते हैं भाई ये क्या कुछ है डिटेल में। इनको जाइलम और फ्लोएम को ना अच्छी तरह क्लियर कर लेना भाई। जाइलम है ना संवहनी पौधों में दो प्रकार के परिवहन ऊतकों में प्रथम है भाई, और फ्लोएम दूसरा है। और जाइलम का ना मूल कार्य क्या होता है? जो जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना, और इसका फ्लोएम का ये जो खाना बनाते हैं उसको हर टहनी या हर पत्ते तक वो खाने को पहुंचाना भाई, ये है फ्लोएम। यानी कि आप फ्लोएम से फूड याद कर लेना और जाइलम से वाटर याद कर लेना भाई। और इसमें लेकिन यह पोषक तत्वों को भी स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, पौधों का कौन सा हिस्सा खाने के स्थानांतरण में शामिल है भाई? कौन सा है? ये है वही आ गया खाने के में, देखा आपको वही फ्लोएम। इसलिए मैं बोल रहा था फ्लोएम से फूड याद कर लेना। और फ्लोएम है ना कार्बनिक पोषक तत्वों में परिवहन और वितरण के लिए संवहनी ऊतक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनेन प्राप्त की जाती है भाई? किससे की जाती है भाई? देखो ये ऐसे पूछ लिया कौन से पादप से, यानी बच्चे को पजल करने के लिए पेड़ ही पूछ लेते, सीधा क्या हो जाएगा? सिनकोना की छाल से भाई। और इसमें क्या कुछ है अभी देख लेते हैं। सिनकोना के पेड़ की छाल से घटक के रूप में कुनेन का उपयोग 1600 के दशक की शुरुआती से मलेरिया के इलाज के लिए यह किया गया था भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पजल होते हैं भाई। ये किससे होती है? हल्दी प्राप्त होती है भाई तने से, यानी कि जड़ से नहीं भाई। और इसमें ना बहुत सारे बच्चे जड़ लगा के आएंगे, जड़ नहीं है भाई, तना है। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, हल्दी है तना है, हल्दी है तना है। हल्दी एक तना है जो भारत के कुल मूल निवासी अदरक परिवार के पौधों से आता है भाई, और इसका उपयोग खाने के मसालों के रूप में किया जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है भाई? तारपीन का तेल ये होता है भाई देवदार पेड़ से। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई, जो तारपीन का तेल है ना देवदार के पेड़ों की छाल से बनाया जाता है, ले जाता है, तो इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में खुशबू के रूप में किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है, किसके माध्यम से भाई? पत्तों की ऊपरी सतह के माध्यम से भाई। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में, जो वाष्पोत्सर्जन है ना एक पौधे के माध्यम से पानी के आगमन की प्रक्रिया, और इसमें पत्ते, तने और फूलों जैसे ना हवाई भागों में वाष्पीकरण होता है भाई। और पत्ती की नस्तों को स्टोमेटा एक यानी कि एक वचन या स्टोमा भी कहा जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, स्वपरागण। स्वपरागण क्या है भाई? ये है एक पादप से पुंकेसर को सीधे उसके पादप से वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण भाई। और इसके डिटेल में क्या कुछ दिया हुआ है भाई, यह सेल्फिंग्स या स्व निषेचन एक ही अणुगित या द्विगुणित या पॉलीपेप्टाइड या जीव से नर या मादा युग्म के नाभिक का मिलन है, और यह एक ब्रीडिंग की एक चरम डिग्री है भाई। और ये सेल्फिंग व्यापक है, और एक कोष के जीवों से न लेकर सबसे जटिल हेमाप्रोडिटिक पौधे और जानवर विशेष रूप से एक के सुर के तक है भाई ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक पुराने पादप के एक संपूर्ण पादप में विकसित होने की एक क्षमता खालिस्तान कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? ये पूर्ण शक्ति कहलाएगी। और इसमें डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो पूर्ण शक्ति एक नई कोशिका को विभाजित करने और उत्पादन करने की एक क्षमता है भाई। और एक भूकोश के जीव में बढ़ने और विकसित करने के लिए एक सेल की क्षमता को सेलुलर टोटिपेंसी कहा जाता है। ये तो अपना हो गया टॉपिक, ये भी कवर होगा, छोटा सा ही टॉपिक था। और आज पढ़ेंगे भाई जंतु समूह के बारे में। जंतु बीमारियां हमने पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे भाई इनके समूह के बारे में। इनमें क्या बताया हुआ, जो निम्नलिखित में ना विशालतम स्तनधारी कौन सा भाई? सबसे विशालतम स्तनधारी व्हेल है, और ये सबसे लंबा स्तनधारी एक मादा ब्लू व्हेल है, जिसकी माप कितनी है भाई? यानी कि 33.58 मीटर, यानी कि 110 फीट और 28 इंच। और 1909 में ना दक्षिण अटलांटिक के ग्रेट विकल साउथ जॉर्जिया में ये उतरी थी भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना, तिलचट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं भाई? तिलचट्टा ये होता है काकरोच, काकरोच को तिलचट्टे बोल देते हैं। इसमें होते हैं भाई 3 ये जोड़े पाँव, यानी कि कितने हो गए? 6। पैर कितने हो गए? 6, और जोड़ी कितनी हो गई? 3। और कॉकरोच के शरीर में ना 3 मुख्य भाग है, और इसके पास है ना एक जोड़ी एंटीना और एक कठोर एक्सोलेटन और 3 जोड़े संयुक्त है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, घोड़ा एक है। घोड़ा क्या है भाई? एक गैर जुगाली करने वाला प्राणी है भाई। जुगाली करने वाला प्राणी तो नहीं है, और कम ये सम संख्या में ना ये भी कुछ नहीं, और विषम संख्या में ना, ये अपना सही है भाई, गैर जुगाली करने वाला प्राणी भाई।
अगर इसमें क्या कुछ बताया हुआ है डिटेल में, जो घोड़ा है ना गैर जुगाली करने वाला शाकाहारी प्राणी है भाई। और गैर जुगाली करने वाले का मतलब क्या होता है, जो घोड़े के पास बहुत पेट नहीं है भाई, जैसा कि मवेशी करते हैं। और इसके बजाय है ना घोड़े के पास एक साधारण पेट होता है जो मानव की तरह काम करता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो जुगाली करने वालों का मांस खालिस्तान में बटा होता है भाई, कितने भागों में बटा होता है, ये 4 भागों में बटा होता है। और ये क्या कुछ है देख लेते हैं भाई। जो है ना जुगाली करने वाले जो अपने भैंस होती है भाई कोलगेट करती है, सभी को पता होगा ना, तो उसी टाइम वो ये प्रक्रिया शुरू होती है भाई। और जुगाली करने के वालों के ना पेट को 4 भागों में विभाजित किया जाता है भैया, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमेसम। ऊँट और हिरण जैसे कुछ जुगाली करने वालों में ओमासुम नहीं होता है भाई, किसमें, हिरण और ऊँट में। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पशु और भैंस खालिस्तान परिवार से आते हैं भाई, कौन से से आते हैं ये यानी कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, इसमें तो ये दिया ही हुआ नहीं है भाई। और डिटेल में देख लेते हैं ये क्या कुछ है। जो है ना बोविदा में जुगाली करने वाली केसुरकाओं का जैविक परिवार शामिल है भाई। इसे बाइसन, अफ्रीकी भैंस या पानी वाली भैंस या मरग, भेड़, बकरी, कस्तूरी और घरेलू मवेशी शामिल है भाई। और इस परिवार को एक सदस्य को क्या कहा जाता है, बोविद कहा जाता है भाई। चोचो और झिंगो और केकड़ों के होते हैं भाई, क्या होते हैं, इनके होते हैं संयुक्त नेत्र भाई। और इसमें क्या कुछ है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेना। जो है ना यौगिक आंखों की न दृश्य इकाइयों को ओमेटिडिया कहा जाता है। और आर्थ्रोपोड्स जैसे नहीं झींगे, केकड़े, झींगा, मछली, चिराट आदि के यौगिक आंखें होती है भाई। और ये कई बार इनका कुल भी पूछ लेते हैं, ये कौन से कुल से आते हैं, ये आर्थ्रोपोडा कुल से आते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सा चारा पोषक तत्व अनिवार्य है भाई, कौन सा है ये है प्रोटीन भाई। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में अभी देख लेते हैं। जो अधिक दूध बनाने के लिए आपको ना कुछ खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता नहीं है, और बस एक संतुलित आहार खाएं जिसमें ना विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल हो, अनाज और प्रोटीन जैसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए भाई। मवेशी या अन्य पशुधन का आहार है क्या भाई, यह चारा भाई जो जुगाड़ी करते हैं। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई देख लेते हैं अभी। जो फीड है ना, जैसे पशु चारा भी इसको कहा जाता है फीड को, ठीक है। और पशुधन और पोल्ट्री के लिए विकसित भोजन है भाई। और उच्च पोषण युक्त आहार है ना प्रदान करने के लिए सावधानी पूर्वक चयन और सम्मिश्रण सामग्री द्वारा ना आधुनिक फीड का उत्पादन किया जाता है, जो दोनों जानवरों को स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, और अपना ये तो हो गया टॉपिक कवर। और ये आज हम पढ़ेंगे अभी पोषण के बारे में। पोषण का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और जो खालिस्तान अपना क्वेश्चन है, खालिस्तान स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुसरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कहलाता है भाई, पोषण भी निभाता है और सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन भी निभाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर पोषण दिया है। और इसमें क्या कुछ दिया भाई डिटेल में भी देख लेते हैं। जो पोषण को ना उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा एक जानवर या पौधे खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है भाई। और आवश्यक पोषक तत्वों में क्या होता है भाई, अपना सही आंसर इसमें पोषक तत्व ही है, क्योंकि पोषक तत्वों में क्या होगा, प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वसा, विटामिन और खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल हैं भाई। और आमतौर पर है ना दैनिक ऊर्जा पर 85% उपयोग वसा और कार्बोहाइड्रेट से 15% प्रोटीन होता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है क्या है, ये इंजाइम क्या है भाई, इंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और इंजाइम प्रोटीन होते हुए जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करके और आगे बढ़ने की अधिक संभावना बनाते हैं, और जिससे यह प्रतिक्रिया उत्प्रेरक के बिना हजारों लाखों गुना तेजी से आगे बढ़ती है भाई। और अगला क्वेश्चन है क्या है भाई अपना, बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है भाई, ये हड्डियों का मुड़ जाना यानी रिकेटस हो जाता है। और इसमें देखते हैं विटामिन डी का, वैसे अगर आपसे नाम पूछ ले तो ये कैल्सीफेरोल। और इसमें क्या कुछ दिया वही डिटेल में, जो हड्डियों का अनारोग रिकेटस है जो प्राय बच्चों में होता है और ये मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं भाई। और स्थिति यानी विकार होकर पैरों को टेढ़ापन भी आ जाता है, जो हड्डियों का ना विकार होकर के ये मुड़ जाती हैं भाई। और दुग्ध शर्करा क्या भाई, ये है लैक्टोज। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ देख लेते हैं भाई अभी। जो गाय के दूध और मानव स्तन के दूध में ना चीनी मुख्य रूप से लैक्टोज से आती है, और जिसे दूध है ना चीनी के रूप में भी जाना जाता है। और ओट, नारियल, चावल, ओट्स होते हैं ना जो हम ये गेहूँ के बनते हैं, ओट्स आपने खाए होंगे ना, यही वही चीज़ है ओट, चावल और सोया दूध में ना अन्य शर्करा होते हैं भाई, जैसे फ्रुक्टोज या फलचीनी और ग्लूकोटोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज और माल्टोज के रूप में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो प्राकृतिक वसा और तेल किसके बने होते हैं भाई, ये किसके बने होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। और इसमें क्या कुछ दिया हुआ डिटेल में, जो वसा यौगिक एक बड़ा परिवार है जो ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा के साथ ज़्यादातर तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है भाई। और भोजन में ना प्रमुख वसा
ट्रिग्लिसराइड है भाई। और ग्लिसरीन का ना एक अणु जिसके 3 फैटी एसिड संलग्न होते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है? सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश से ये विटामिन डी को कहा जाता है भाई। और नाम मैंने आपको अभी बता दिया, इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी है ना शरीर के कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व, और यह कैल्शियम का अवशोषित करने के लिए आवश्यक है और हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो गाय का दूध किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है भाई? किसकी मौजूदगी के कारण ये हो जाता है भाई? कैसीन की वजह से। और दूध में ना कैल्शियम के साथ प्रोटीन भी पाया जाता है और प्रोटीन सफ़ेद रंग का होता है। और गाय के दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, इसके गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है भाई कैसीन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, सूर्य स्नान के मध्य से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है भाई? किस विटामिन की प्राप्ति होती है? ये होती है विटामिन डी की भाई। और विटामिन डी को ना धूप विटामिन भी कहा जाता है। और जब आपकी त्वचा ना धूप के संपर्क में आती है तो यह कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। और सूर्य की पराबैंगनी भी कौन सी? अल्ट्रावायलेट ब्लू के किरणें है ना त्वचा की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को हिट करती हैं, जिससे विटामिन डी सेलेशन में इसकी ये ऊर्जा प्राप्त होती है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, भोजन सामान्य पचता है भाई? कहाँ पचता है भाई? सबको पता ही है, छोटी आंत में जाकर लास्ट में पचता है। आंत का सबसे छोटा हिस्सा है और यह वह जगह है जहाँ एंजाइमों का उपयोग वाला अधिकांश रासायनिक पाचन होता है। और बड़ी आंत में केवल पानी का अवशोषण होता है और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है भाई। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? ये होता है अमाशय में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है भाई? ये भूकंप की तीव्रता की मापना के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं भाई। ये भूकंप आ जाते हैं, जैसे उसमें ये सिस्मोग्राफ नहीं है, ये है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल। जो रिएक्टर स्केल है ना परिणाम मापने के लिए एक पुरानी विधि है भाई, जिसका उपयोग है ना USGS द्वारा बड़े या दूरबीन भूकंपों के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल ना रिकॉर्डिंग पर सबसे बड़े झटके आयाम को मापता है, लेकिन अन्य परिणाम भूकंप ये विभिन्न हिस्सों को मापते हैं भाई। कौन सा? रिएक्टर स्केल। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या भाई? ये है यूरिक एसिड भाई। और यूरिक एसिड है ना फॉर्मूला के साथ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक विषम यौगिक है। और यह मूत्र और एसिड यूरेटस के रूप में जाने जाने वाला आयन और लवण बनाता है भाई। जैसे कि अमोनिया एसिड यूरेटस यूरिक एसिड मूत्र का एक सामान्य घटक है भाई ये। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटक किसका उदाहरण है भाई? ये किसका होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का होता है। इसमें डिटेल में क्या है, जो घर में ना सब्जी का अपघटन एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। और उपयोगी खाद्य में वनस्पति पदार्थ का अपघटन रोगाणुओं द्वारा किया जाता है और इन प्रतिक्रियाओं में बंधनों का टूटना शामिल होता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता खालिस्तान के कारण होती है भाई। किसके कारण होती है? ये होती है ग्लूटेन के कारण। और ग्लूटेन प्रोटीन और गेहूं के आटे की बैंकिंग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से बंधों के कारण आटों को जोड़ने का काम करता है और यह एक प्रोटीन है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है भाई। ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ लिया, देख लो। ये आ गया फिर कैसीन। और कैसीन दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। और कैसीन एलर्जी तब होती है जब आपका शरीर में गलती से कैसीन को आपके शरीर के लिए खतरा मानता है भाई शरीर अपना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है भाई? ये है डाइसैकेराइड। अच्छे से याद कर लेना भाई। और सुक्रोज आम चीनी है और यह एक डाइसैकेराइड है। और ये दो मोनोसैकेराइड से एक अणु है भाई, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और सुक्रोज प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न होता है, जिसमें से टेबल शुगर को परिष्कृत किया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, बूस्ट, ब्रोनोविटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है भाई? किसका होता है? ये होता है सोयाबीन का। और बूस्ट हो गया, ब्रोनोविटा हो गया आदि है ना ऊर्जा समूह पेय में अनुपूरकों के रूप में सोयाबीन का माल्ट निचोड़ किया जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे धूप विटामिन कहा जाता है? फिर वही आ गया ना, विटामिन डी को ये धूप विटामिन कहा जाता है भाई। और इसमें क्या कुछ है अभी, स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए सूरज की रोशनी आवश्यक है और यह शरीर को विटामिन डी का उत्पादन करने में मदद करती है। और ये जो कैल्शियम की हड्डियों को मजबूत करने के लिए अवशोषण को उत्तेजित करती है भाई। और विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या भाई? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रतौंधी। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो रतौंधी है ब्लाइंडनेस आँखों में होने वाले हैं। और इस रोग के दौरान
रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के समय वह नज़दीक की वस्तुएं ठीक से नहीं देख पाता भाई। और इसी का नाम अगर पूछ ले तो बताना है रेटिनोल। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन करने में ना बहुत मज़ा आता है। जैसे कि निम्नलिखित का नाम मिलान करें और सही विकल्प का चयन लगाएं भाई। ये देख लेते हैं, जो मृत त्वचा होती है ना, मृत त्वचा किस में होगी, जो पैरों के द्विपार्श्विक रोग या अंगपार्श्विक पक्षाघात द्वारा चरित्र वर्णन किया जाता है भाई। चलो इसका तो हमने नहीं पता है भाई। अब देख लेते हैं ये गिल्टी रोग, इसका हमें पक्का पता भाई, ये जो है मृदा जनित संक्रामक बीमारी है भाई। अभी देख लेते हैं इसमें किस में है, 2 का ये बता दिया, चौथा भाई ये 2 का देख लेते हैं, बी का 4, ये 2 में दिया हुआ, क्योंकि हम अपने ये ऑप्शन तो कट गए बिल्कुल ही। कौन कौन से, जो तीसरा और चौथा तो ये नहीं, सॉरी ये पहला और चौथा तो बिल्कुल कट गए। अब हमने पहले इनमें 2 में देखना। फिर अगला है भाई स्तन शोध पशु रोग। स्तन शोध पशु रोग किस में होता है भाई, जो स्तन के रोग है ना, शोध का निरूपण करता है। इससे क्योंकि हम इसे भी अटैच कर सकते हैं इसको। और सी का इसमें पहला किस में है, सी का ये है अपना राइट ऑप्शन हो गया अपना भी, तो इसलिए हमें आपको सभी को पता होना चाहिए भाई। और चौथा है गोलाणु शोध, और ये किससे संबंधित है भाई, ये है ये 2 से, खाने या पीने के माध्यम से पक्षी का संचारित होता है भाई इससे। ये था, इस तरह से हम इसको ठीक भी कर सकते हैं भाई। जिसको एक का भी पता होना वो अंदाज़ा लगा सकता है भाई। इसके इनमें ना मज़ा भी बहुत आता है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में। और इसके डिटेल में क्या दिया हो भाई, जो त्वचा है ना पैरों के द्विवार्षिक रोग या एक पार्श्विक पक्षाघात द्वारा है ना चरित्र वर्णन किया जाता है। और इसी प्रकार है ना गिल्टी रोग मृदा जनित संक्रमण है भाई। हमने देखो जैसे गिल्टी रोग से ही पता कर लिया भाई, ये मृदा जनित संक्रमण बीमारी है भाई। और स्तन शोध पशु रोग है ना थन के रोग का निरूपण करता है भाई। इसमें से आपको 1 या 2 का भी आइडिया हो जाएगा ना, तो आप तब भी एक क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे भाई। और ये था भाई आज का अपना सेशन भाई साइंस का। और आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स। इतनी तो आप कर्मकांड कर ही सकते हो। तो मिलते हैं आपको सुबह की क्लास में। कल हम सुबह अपनी हिंदी की क्लास लेंगे, और आपको फीडबैक जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी, और अपनी इस क्लास का फीडबैक जरूर बताना भाई। जय हिंद, जय भारत।